हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2787 ब्रेकिंग थ्रू द डोमेन 1 क्षेत्र को भेदना 1। उन दोनों की बातें सुनकर झंग यी ने केवल अपने होठों के कोनों को थोड़ा घुमाया। ओ, तो आप सभी ऐसा सोचते हैं? ये सोचने का काफी दिलचस्प तरीका है। उसने कंधे उचकाए। बेशक, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि यह सोचना बहुत अधिक अवास्तविक, टू रियलिस्टिक है कि हम सिर्फ इन चीजों का उपयोग करके आपका सफाया कर सकते हैं। यहां तक कि गुजन, वो स्पाइडर डेमन जो गंभीर रूप से घायल था और अपनी शक्तिशाली पुनर्जनन, रिजेनरेशन क्षमता का उपयोग करके धीरे धीरे अपनी आंखें ठीक कर रहा था, उसने भी एक दबी हुई, गूंजती हुई हंसी हंसी। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मूर्ख हो। केवल संख्या बढ़ाना नाइट्स के बीच की लड़ाई में निरर्थक है। झंग यी का मजाक उड़ाते हुए उसने चुपके से अपनी 100 आंखों 100 आइज के ठीक होने की गति को तेज कर दिया। फिर उसने चुपके से उन तीनों से कहा, मुझे अपनी आंखें ठीक करने के लिए थोड़ा समय दो। मैं इन मशीनों को आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्ट या विद्रोह, रिबेल करने की शक्ति देने के लिए प्रकाश का उपयोग कर सकता हूं। उनके पास कोई आत्मा नहीं है, कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, और वे नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छी वस्तुएं केओस चतुर है। उसने मेरी आंखों को नष्ट करने के लिए जानबूझकर एक बार इस्तेमाल होने वाली चरम चाल का उपयोग किया, जिससे मैं इन वस्तुओं को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। हालांकि समय हमारे पक्ष में है। यद्यपि चारों ब्लैक नाइट्स शुरू में झंग यी के अहंकार और पृष्ठभूमि से हैरान थे, लेकिन उन्होंने इसके कारण कोई वास्तविक डर महसूस नहीं किया। हमारे जीवन के लंबे समय से चले आ रहे विश्वास में व्यक्तिगत शक्ति बहुत पहले ही सामूहिक शक्ति से ऊपर निकल चुकी है। इस युग में जहां अलौकिक प्राणी सर्वोच्च शासन करते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हो रही है, तकनीक केवल एक सहायता है। केवल व्यक्तिगत उन्नति और नियमों पर महारत ही शाश्वत सत्य है। वे दृढ़ता से मानते हैं कि जब तक हेरफेर करने वाले झंग यी से निपट लिया जाता है, तब तक कबार के ये विशालकाय टुकड़े जो कभी उनकी कमान में थे, वध की प्रतीक्षा कर रहे कबाड़ के ढेर, ब्रह्मांड में तैरते हुए अंतरिक्ष मलबे, स्पेस जंक के अलावा और कुछ नहीं होंगे। झंग यी तियानहाई किले, तियानहाई फोर्ट्रेस के बिल्कुल शीर्ष पर खड़ा था। 5 नाइट स्तर के पावरहाउस के बीच टकराव के कारण रेड सिल्क स्पेस में उत्पन्न ऊर्जा तूफान उसके शरीर पर मौजूद गॉड डिस्ट्रॉइंग बैटल सूट को उड़ा रहा था। वो काला और सफेद कवच उसकी सीधी खड़ी आकृति के विपरीत एक ऐसी दबंग शक्ति की आभा बिखेर रहा था जो अनगिनत लड़ाइयों से आती है। उसने अपने ऊंचे स्थान से उनके मजाक को सुना। उसके हावभाव अपरिवर्तित रहे। वहां कोई गुस्सा नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, यहां तक कि थोड़ी सी भी भावनात्मक हलचल नहीं थी। केवल उसके होठों के कोने पर तैरती ठंडी मुस्कान और अधिक गहरी और बर्फीली होती गई। निर्जीव वस्तु, नियमों की अवहेलना करने में असमर्थ, झंग यी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें एक गहरी, तारों जैसी रोशनी से चमक रही थी। एक ऐसी शांति जो हर चीज के सार को देखने से पैदा होती है। तुम गलत हो। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा ही सत्य है और द्रव्यमान, मास ही अर्थ है। जब ऊर्जा का समतुल्य, इक्विवेलेंट काफी बड़ा होता है, जब यह स्पेस टाइम को विकृत कर सकता है और पदार्थ को वाष्पित कर सकता है, तो तथाकथित नियम नाजुक कांच के अलावा और कुछ नहीं है। और किसने तुमसे कहा कि वे केवल हमला करने के लिए थे? झंग यी को इन युद्ध पोतों की मुख्य तोपों का उपयोग करके अत्यंत तेज प्रतिक्रिया गति वाले चारों ब्लैक नाइट्स को सीधे मारने की उम्मीद नहीं थी। यह स्पष्ट है कि इस स्तर पर प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से मारने के लिए व्यक्ति को समान स्तर की शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए।
इन युद्धपोतों की भूमिका हमेशा से मुख्य आक्रामक बल की रही है। वे बटरिंग रैम, बैटरिंग राम्स हैं, ढाल है और इससे भी बढ़कर ऊर्जा का एक अटूट स्रोत है। जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि झंग यी का वास्तविक उद्देश्य क्या है। फिर मैं एक पलटवार शुरू करने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? झंग यी ने इन शब्दों को धीरे से कहा और एक मुस्कान के साथ अपना हमला शुरू कर दिया। तियानहाई तोप, स्काईजी कैनन, जो एक छोटे सूर्य जैसी दिखती थी, तियानहाई किले के आधार से फायर करने वाली पहली तोप थी। बस 50 मीटर व्यास वाला गहरा लाल ऊर्जा क्षेत्र अचानक अंदर की ओर सिकुड़ गया, मानो कोई दिल हिंसक रूप से धड़क रहा हो। इसके तुरंत बाद पृथ्वी की पपड़ी, क्रस्ट, को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली और 100 मीटर से अधिक व्यास वाली एक भयानक प्रकाश किरण फूट पड़ी। लेकिन इस प्रकाश किरण का लक्ष्य कोई व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं लाल रेशम स्थान। उसी समय तीनों सुपर युद्धपोतों की मुख्य तोपों ने भी एक साथ फायर किया। ड्रीमर ने एंटीमैटर विनाश की एक काली धारा उत्सर्जित की, होम ने एक सफेद उच्च ऊर्जा लेजर उत्सर्जित किया और स्पेस ने एक अदृश्य शॉकवेव उत्सर्जित की। 4 विनाशकारी ऊर्जा प्रवाह हवा में एक साथ विलीन हो गए, जिससे एक विशाल ऊर्जा ड्रिल बन गई, जो नॉन द्वारा खड़े किए गए स्थानिक अवरोध से टकराई। बूम 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 बूम। पूरा रेड सिल्क रीम हिंसक रूप से कांप उठा, मानो 10 तीव्रता का भूकंप आया हो। आसमान में लाल रेशम की परतें पागलों की तरह कांपने लगी, जिससे फटने की एक करुण पुकार निकलने लगी। इस शुद्ध, चरम और अनुचित ऊर्जा के प्रभाव में नॉन का मूल रूप से आदर्श डोमेन नियंत्रण आखिरकार ढीला और अव्यवस्थित होने के संकेत दिखाने लगा। नॉइन के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसका सुंदर व्यवहार एक पल में गायब हो गया। इस आदमी का लक्ष्य मेरे डोमेन को भेदना है। उन चारों को आखिरकार समझ आया कि झंग यी क्या करने की योजना बना रहा था। यद्यपि इन सुपर युद्ध मशीनों को नष्ट करना कठिन है, लेकिन उनकी पूरी तरह से शक्तिशाली ऊर्जा और झंग यी के प्रयासों के संयोजन से रेड सिल्क डोमेन को भेदना अभी भी संभव है। एक बार जब झंग यी इस क्षेत्र से बच निकलता है, तो एनएससी शहर में चारों लोगों को उस पर हमला करने का कोई और अवसर नहीं मिलेगा। आखिरकार पंखों वाले लोग, फेदर्ड पीपल, ये दिखावा कर सकते हैं कि वे जानते हैं कि भिक्षुओं ने यहां एक जाल बिछाया है। हालांकि इस संवेदनशील समय में एनएससी शहर में खुले तौर पर झंग यी पर हमला करना पंखों वाले लोगों के चेहरे पर एक सीधा तमाचा है। दिवा स्वप्न देखना बंद करो, तुम बच नहीं पाओगे। हम आखिरकार तुम्हें फंसाने में कामयाब रहे और आज हम तुम्हें मार डालेंगे। नोरिन, नॉइन और अन्य गुस्से में गुर्राए। अब उन्हें तियानहाई किले जैसे युद्ध मशीनों के हमलों से बचना होगा और रेड सिल्क स्पेस को टूटने से बचाने के लिए इन हमलों को सक्रिय रूप से रोकना होगा। झंग यी ने दुश्मन के गढ़ पर हमला करने और वेई की घेराबंदी को राहत देने की रणनीति, अटैकिंग द एनिमी स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड रिलीविंग द सीज ऑफ WEI, को पूरी तरह से अंजाम दिया। आखिरकार इस घेराबंदी और हमले में दोनों पक्षों का एक ही लक्ष्य था। झंग यी को उन्हें यहां मारना ही जरूरी नहीं है। जब तक वे बच निकलते हैं, वह जीत जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर चारों इनह्यूमन ब्लैक नाइट्स का मिशन अधिक कठिन है। नॉइन का लाल पर्दा पागलों की तरह नाच उठा और उसने अनियंत्रित स्थानिक दरारों को ठीक करने के प्रयास में बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी स्थानिक शक्ति का इस्तेमाल किया। बाकी तीनों ने भी सबसे पहले झंग यी के हमले को रोकने के लिए हाथ मिलाया। वो संक्षिप्त सा खुला हिस्सा झंग यी के लिए घातक था। इसका मतलब है अभी झंग यी की आंखों में अचानक एक तेज रोशनी चमकी, वैसी ही नजर जो एक शिकारी की होती है जब वो जाल का असर देखता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो आगे की ओर चमका। उन तीनों की ओर बढ़ने के बजाय वो काले और सफेद प्रकाश की एक लकीर बन गया, जो सीधे स्पेस कंट्रोलर नॉन की ओर बढ़ी। चोर को पकड़ना हो तो पहले उसके राजा को पकड़ो।
दुश्मन के फॉर्मेशन को तोड़ना हो तो पहले उसकी आंखों को नष्ट करो। इन चारों ब्लैक नाइट्स को हराने की कुंजी क्रिम्सन रिबन स्पेस डोमेन पर नियंत्रण हासिल करना है। 9 को मार गिराना ही मुख्य कुंजी है। स्पेस कॉन्क्वेस्ट। जैसे ही जंगी तेज गति से उड़ा, उसने अपना दाहिना हाथ खोला और उसकी हथेली से काले और सफेद रंग में स्थानिक नियमों की शक्ति एक भंवर की तरह फूटी, जिसने दूर से ही 9 को लॉक कर दिया। चैप्टर 2788 ब्रेकिंग थ्रू द डोमेन 2 क्षेत्र को भेदना 2। ब्लैक बिशप के पद पर अपनी पदोन्नति और लिंक से मिले बिना किसी हिचकिचाहट के मार्गदर्शन के साथ झंगी की ताकत और अधिक मजबूत होती गई और समय, स्थान और नीदरवर्ल्ड के मामलों के बारे में उसकी समझ और अधिक स्पष्ट होती गई। अब वो धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहा है जहां वो न केवल ये जानता है कि क्या है, बल्कि ये भी जानता है कि ये क्यों है, ज्ञान को एकीकृत कर रहा है और इसे अन्य स्थितियों में लागू कर रहा है। जहां तक उसकी स्थानिक क्षमताओं, स्पेशल एबिलिटीज का सवाल है, वे अपने स्वयं के बाहरी स्थान तक सीमित रहने से विकसित होकर अब अपने से बाहर के क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम हो गई है। हालांकि ये 9 की तरह सीधे एक व्यापक क्षेत्र मुक्त बाहरी डोमेन, वाइड एरिया फ्री एक्सटर्नल डोमेन नहीं बना सकता है, फिर भी ये व्यवधान पैदा करने के लिए शक्तिशाली स्थानिक बलों को छोड़ सकता है। क्या तुम पागल हो? 9 ने अपनी ओर सीधे बढ़ते हुए झंगी को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास की एक झलक कौंधी। मेरे डोमेन में स्थान पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हो? यह समुद्र में मछली के साथ तैरने की कोशिश करने जैसा है। तुम अविश्वसनीय रूप से अहंकारी हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारा क्षेत्र है तो फिर मैं चीजों को थोड़ा गंदा, मडी कर दूंगा। झंगी ने एक ठंडी चीख मारी और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर के भीतर की वॉइड पावर, शून्य शक्ति को स्थानिक नियमों में झोंक दिया। यदि 9 की स्थानिक शक्ति एक जटिल रूप से बुना हुआ लाल रेशम है, तो वो व्यवस्था, ऑर्डर है। तो झंगी की शक्ति एक उग्र, निगलने वाला ब्लैक होल है। वो अराजकता, केओस है। वो नियंत्रण नहीं चाहता, वो विनाश चाहता है। जेड। टकराव की ध्वनि। शून्य में 2 विशाल स्थानिक इच्छाएं हिंसक रूप से टकराई। ये कोई शारीरिक टकराव नहीं है, बल्कि नियमों के स्तर पर गला घोंटने जैसा है। दोनों बिंदुओं के बीच की हवा तुरंत विकृत हो गई, जिससे अनही बारीक काली दरारें दिखाई देने लगी। झंगी के अनुचित शून्य क्षरण, वॉइड एरोजन के तहत मूल रूप से व्यवस्थित लाल रेशम का स्थान हिंसक रूप से विकृत होने लगा। दिशा भ्रम, डिसोरिएंटेशन, ऊपर नीचे हो जाता है, बायां दाया हो जाता है। दूरी की भावना धुंधली हो गई है। जो बहुत दूर था वो बिल्कुल करीब आ गया है। गुरुत्वाकर्षण उलट गया। जमीन पर टिके होने का एहसास गायब हो गया और हर किसी को चक्कर आने की एक तीव्र लहर महसूस हुई। बाकी तीनों जो लाल रेशम क्षेत्र में थे, वे भी अनिवार्य रूप से परेशान हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे ब्रह्मांड के शून्य में हों, पूरी तरह से भारी, और उनकी दिशा की भावना पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई थी। लानत है, तुम जंगली सांड, तुम असभ्य जानवर। 9 को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मानसिक ऊर्जा को एक खुरदरी आरी द्वारा आगे पीछे खींचा जा रहा हो, और तीव्र दर्द ने उसके पीले चेहरे को विकृत कर दिया। डोमेन अशांत है, और वो डोमेन के निर्माता के रूप में सबसे अधिक प्रभावित है। उसने अपने डोमेन को स्थिर करने के लिए हताश प्रयास किया, लेकिन झंगी की शक्ति साफ पानी में इंजेक्ट की गई अत्यधिक केंद्रित स्याही की तरह थी, जो तेजी से फैल रही थी और उसके नियमों को दूषित कर रही थी। ये एक ही स्थान पर मिलने वाली 2 अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियों जैसा है। भारी मानसिक दबाव के तहत झंगी को अपनी नाक से खून की एक धीमी धार का अनुभव भी हुआ। आखिरकार दूसरे के स्थानिक डोमेन में होने के कारण इस जबरन संघर्ष ने एक स्थानिक विरूपण भंवर, स्पेशल डिस्टॉर्शन वॉर्टेक्स पैदा कर दिया, जिसकी शक्ति उसकी
डायमेंशनल स्ट्रिंग डीकॉम्पोजिशन से सैकड़ों गुना अधिक थी। अपरिहार्य कारकों का उस पर एक निश्चित प्रभाव भी पड़ा। खून उसके गालों से नीचे सरक गया और उसके गॉडस्लेइंग कवच, गॉडस्लेइंग आर्मोर पर टपक गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान और अधिक क्रूर और उग्र हो गई। अंतिम गंतव्य किसी भी पक्ष का नहीं होगा। अराजकता, यही वो अंत है जिसे मैं देखना चाहता हूं। इसे खोलो मेरे लिए। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ लाल रेशम स्थान के एक कोने में एक बड़ा, कभी न ठीक होने वाला घाव, गैश, फट गया। हालांकि ये पूरी तरह से ढह नहीं गया था, लेकिन उस क्षेत्र पर नॉइन का पूर्ण नियंत्रण उसी क्षण समाप्त हो गया। पूरा स्थान विकृत हो गया था और जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को देखा वो एक मुड़ी हुई और लंबी रेखा की तरह था, जिससे उनके आकार को पहचानना असंभव हो गया था। एक महान अवसर। झंग यी ने इस क्षणभंगुर अवसर को पकड़ लिया। यही वो क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसकी जांघिया ब्लेड, डिवाइन रिफाइनमेंट, शून्य में डूब गई और उसके शरीर के भीतर की असीम तलवार ऊर्जा उसके द्वारा अभी अभी कब्जा किए गए स्थानिक टुकड़ों के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई। बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन ड्राइंग अ सर्कल ऑन द ग्राउंड इज प्रिजन। बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन ड्राइंग सर्कल ऑन द ग्राउंड एज अ प्रिजन। बस झंग यी और नुओ यिन के केंद्र में 1000 मीटर के दायरे में अनही नीली अलौकिक तलवारें आसमान की ओर उड़ गई। ये तलवार ऊर्जाएं भौतिक संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि ठोस स्थानिक नियम, सॉलिडिफाइड स्पेशल रूल्स हैं। वे एक दूसरे के साथ जुड़ती और जुड़ती है। तुरंत क्रिम्सन सिल्क रीम से स्वतंत्र एक प्रकार का उपस्थान, सबस्पेस, बनाती है। ये पूरी तरह से तलवार की ऊर्जा और स्थानिक नियमों से बनी दुनिया है। आसमान एक तलवार है, धरती एक तलवार है और हवा में बहने वाली हर एक हवा की लहर तलवार का तेज इरादा लेकर चलती है। पत्थर एक दूसरे के ऊपर जमा हो गए, जिससे एक गोलाकार प्राचीन रोमन एम्फीथिएटर, रोमन एम्फीथिएटर बन गया, जिसने दोनों को घेर लिया। नॉइन ने अपने चारों ओर बदलते नजारे को देखा और आसमान में तैरती अनही तलवारों को देखा। उसका चेहरा तुरंत मौत की तरह पीला पड़ गया। उसने खुद को जबरन अंदर खींचे जाते हुए पाया। बाहरी दुनिया के साथ उसका संबंध पूरी तरह से टूट चुका था। क्षमा करें, मेरे पास उस विशिष्ट क्षेत्र में भी कौशल है। झंग यी ने सहजता से अपनी नाक से खून पोंछा और नॉइन को ठंडी नजर से घूरने लगा। अब केवल हम दोनों हैं। झंग यी बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के केंद्र में डेमन ब्लेड पकड़े खड़ा था। उसके गॉड डिस्ट्रॉइंग बैटल आर्मर, गॉड डिस्ट्रॉइंग बैटल आर्मोर से काली और सफेद रोशनी निकल रही थी, जो उच्च शुद्धता वाले ऊर्जा क्रिस्टल को जलाने वाली मुख्य शक्ति भट्टी की एक प्रतिक्रिया थी। गॉड एनिहिलेशन आर्मर, गॉड अनाइलेशन आर्मोर एक नया बैटल सूट है जो एंड डीमन गॉड आर्मोर और व्हाइट एम्परर बैटल सूट की जगह लेता है। यह कोई नया उत्पाद नहीं है, बल्कि एक अपग्रेड किया गया संस्करण है। चांगयुआन कबीले, कैंगयुआन क्लैन की परमाणु संचालित भट्टी तकनीक को मिलाकर जब तक पर्याप्त ऊर्जा प्रदान की जाती है, ये अपने बुद्धिमान युद्ध तंत्र का उपयोग करके कुछ समय के लिए ब्लैक स्तर के विरोधियों के खिलाफ भी लड़ सकता है। झंग यी के लिए जिस चीज की उसके पास कोई कमी नहीं है, वो है ऊर्जा। गॉड डिस्ट्रॉयर सूट पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया था। उसका काला आधार और सफेद एक्सोस्केलेटन शक्तिशाली विकिरण उत्सर्जित कर रहा था, जैसे एक सफेद तारा एक ब्लैक होल को घेरे हुए हो। वो भयंकर आभा एक अजय डीमन गॉड जैसी थी। नॉन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो झंग यी से निकलने वाली अजयता की आभा को महसूस कर सकता था। अभी उसके पास झंग यी का आमने सामने सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या वह आमने सामने के मैच में झंग यी को हरा सकता है? नॉइन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हालांकि वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसके पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के परे
झंगी और नुइन के गायब होने के साथ लाल रेशम स्थान ने अपने नियंत्रकों के सटीक सूक्ष्म प्रबंधन को खो दिया और हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह अत्यधिक अस्थिर हो गया। नॉन को खींच लिया गया है। कैरन चौंक गया। उसकी 6 भुजाएं स्वाभाविक रूप से घूमी और बीच का गॉड्सलिंग धनुष धुंधले स्थानिक कोहरे की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन उसने पाया कि वो लक्ष्य को बिल्कुल भी लॉक नहीं कर सकता था। उसे छोड़ो, नॉन अंतरिक्ष का उस्ताद है। झंगी स्थानिक महारत में उसे नहीं हरा सकता। गुजन की नई उगी आंखें आक्रोश और जहर से भरी थी। हालांकि उसकी दृष्टि पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन झंग यी के लिए उसकी नफरत पहले से ही भारी थी। उसने एक तीखी दहाड़ मारी। पहले इस कबार को नष्ट करो। इस अराजक कछुए के खोल को चकनाचूर कर दो और उसे मौत के मुंह में धकेल दो। मार डालो। एक तीखी चीख के साथ खून का समुद्र उमड़ पड़ा और आसमान को ढक लेने वाले एक खुले मुंह में बदल गया, जो हवा में तियानहाई किले स्काइजी फोर्ट्रेस की ओर झपटा। हालांकि जो चीज उनका इंतजार कर रही थी वो थी तोपों की एक नर्क जैसी बौछार। चैप्टर 2789 फोर्ट्स बैटल 1 किले की लड़ाई 1। तियानहाई शहर के लोगों की खुफिया प्रणाली पहले से ही काफी शक्तिशाली है, खासकर युद्ध के क्षेत्र में। बुद्धिमान मशीनों इंटेलिजेंट मशीन्स के सामने आने वाले संकट के बारे में उनकी गहरी चिंता के कारण उनकी स्वायत्तता ऑटोनॉमी को आमतौर पर झंगी और लू केरन द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। एक बार स्वचालित मोड ऑटोमेटिक मोड अनलॉक हो जाने पर यह अपनी पूरी युद्ध क्षमता को मुक्त कर देगा। उस क्षण तियानहाई किले स्काइजी फोर्ट्रेस के केंद्रीय हब से सभी लड़ाकू इकाइयों को एक आदेश प्रसारित किया गया था। आदेश विनाश मोड अन्नाइलेशन मोड। ऊर्जा कनेक्शन तियानहाई किला इटर्नल कोर सामरिक एल्गोरिदम अनंत पुनरावृत्ति इन्फिनिट इटरेशन। प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सैंडस्ले रोबोट का असीमित रीस्पॉन बैटल मोड सक्रिय कर दिया गया है। सशस्त्र युद्ध कन्याओं आर्म्ड बैटल मेडन्स के लिए असीमित पुनरुत्थान बैटल मोड सक्रिय कर दिया गया है। मुख्य ऊर्जा आपूर्ति 10 में से 6 लड़ाइयों के लिए समूह इकाइयों के पुनरुत्थान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। युद्ध का कोर सक्रिय कर दिया गया है और केंद्रीय ऊर्जा हब को नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षात्मक बल क्षेत्र डिफेंसिव फोर्स फील्ड सक्रिय कर दिया गया है। यद्यपि लू केरन दृश्य पर मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके द्वारा पहले से प्रोग्राम की गई और यांग जिंगसन तथा प्रोफेसर दा विंची द्वारा अनुकूलित ऑप्टिमाइज्ड की गई बुद्धिमान युद्ध प्रणाली ने इस क्षण भयानक नियंत्रण का प्रदर्शन किया। बस 13 सशस्त्र युद्ध कन्याओं की आंखें लाल रोशनी से चमक उठीं। बिना किसी डर या हिचकिचाहट के वे काली रोशनी की तरह धाराओं में बदल गई और सीधे तीनों ब्लैक नाइट्स की ओर झपटी। क्या वे मौत को दावत दे रही है? कैरन ने पूछा। यांत्रिक जीवन रूपों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स में मौत की कोई अवधारणा नहीं होती है। उन्हें नष्ट कर दो, गुजन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। कैरन ने सिर हिलाया और अपनी एक बाह घुमाई, जिसे उसने सीधे आगे बढ़ रहे योद्धाओं के मोहरे पर दे मारा। बस एक अदृश्य शॉकवेव सीधे उसकी मुट्ठी से निकली। ऊर्जा अदृश्य है, फिर भी इसमें अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति शामिल है। बैंग! युद्ध कन्या न तो बची और न ही पीछे हटी, बल्कि उसने टाइटन के लोहे की मुट्ठी का सामना करने के लिए अपनी विशाल तलवार लहराई। एक जोरदार धमाके के साथ वॉकिरी का आधा शरीर छिन्न भिन्न हो गया और धातु के पुर्जे तथा नीला इलेक्ट्रोलाइट हर तरफ बिखर गए। जैसा कि अपेक्षित था, उनकी क्षमताएं अंततः समान स्तर पर नहीं थी। पूरी तरह से दयनीय। कैरन मुस्कुराया। हम ब्लैक नाइट से निपटने के लिए इस तरह के निम्न स्तरीय कचरे का उपयोग कर रहे हो। तुम्हारा केओस दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी मुस्कान जम गई। वो युद्ध कन्या जो केवल आधी दबी हुई थी,
गिरी नहीं। उसके सीने में मौजूद मुख्य रिएक्टर रिएक्टर अचानक चमक उठा और नीली ऊर्जा का एक गाढ़ा स्तंभ सीधे उसके पीछे मौजूद तियानहाई किले से निकला, जो सटीक रूप से उसके शरीर से जुड़ गया। सिजल सिजल सिजल। इस भारी ऊर्जा के प्रवाह के तहत उड़ते हुए धातु के टुकड़े मानो चुंबकीय बल द्वारा आकर्षित हुए और तुरंत वापस उड़ गए। नैनो रिपेयर रोबोट ने पागलों की तरह काम किया और पलक झपकते ही युद्ध कन्या का शरीर अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गया। वास्तव में उसकी आभा पहले से भी अधिक मजबूत थी। झंग यी ने सैंड रेडर सभ्यता की पूरी तकनीक सीखी थी, इसलिए उसके लिए मंगल ग्रह मार्शियन वर्ल्ड के दृश्यों को दोहराना मुश्किल नहीं था। पावर टाइप हमले का पता चला, डेटा विश्लेषण पूरा हुआ। आर्मर मोड स्विच, ताई टैंक स्टार, तैट टैंक स्टार। इलेक्ट्रॉनिक आवाज ठंडी गूंजी। वाल्किरी का कवच तुरंत विकृत हो गया, जिससे अनगिनत कांटे निकल आए, जिन्होंने टाइटन की मांसपेशियों की संरचना को निशाना बनाया। उसका मूल रूप से सुव्यवस्थित शरीर भारी और स्थूल हो गया और उसके शरीर की लाइट्सबेयर एक उच्च आवृत्ति वाले कंपन करने वाले भारी युद्ध थौड़े वॉरहैमर में बदल गई। मार डालो 13 युद्ध कन्याएं अमर भूतों की तरह एक बार फिर झपटी। वे अथक और दर्दरहित है। प्रत्येक मृत्यु लक्षित विकास, टारगेटेड एवोल्यूशन लाती है। प्रकाश की किरणें उनके शरीरों पर उतरती रहीं, जिससे उन्हें हुआ कोई भी नुकसान तेजी से ठीक होता रहा। फिर जब वे फिर से युद्ध में शामिल हुई, तो वे दुश्मन के खिलाफ लड़ने की शैली के प्रति अधिक अनुकूल हो चुकी थी और उन्होंने तदनुसार बदलाव किए थे। ये किस तरह का राक्षस है? अविरा एवेल को भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसका खून का समुद्र सामान्य रूप से धातु को संक्षारित कर सकता था, लेकिन ये पागलों की तरह घने सैंड स्वीपिंग रोबोटों के खिलाफ अप्रभावी था, क्योंकि प्रत्येक रोबोट की सतह एक उच्च शक्ति ऊर्जा ढाल एनर्जी शील्ड से ढकी हुई है। ये ढाल रोबोट की अपनी बैटरी से संचालित नहीं होती है। ये सीधे रिमोट वायरलेस ट्रांसमिशन के माध्यम से तियानहाई किले द्वारा संचालित होती है। जब तक अविरा तियानहाई किले के ऊर्जा भंडार को तुरंत खाली नहीं कर सकती, जो कि 100 साल तक चलने के लिए पर्याप्त है, तब तक इस कछुए के खोल को भेदना असंभव है। लानत है, इन मशीनों के पास इतना शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत कैसे हो सकता है? क्रोधित होकर अविरा ने अपने खून के कोड़े को लहराया, जिससे एक सैंड राइडर के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन अगले ही सेकंड वो रोबोट भी प्रकाश की किरण के नीचे फिर से इकट्ठा और पुनर्जीवित हो गया और फिर से ऊपर की ओर बढ़ा। उसकी लेजर किरण और अधिक गर्म हो गई। ना मरने वाले, अनंत पुनरुत्थान। गुजन की अभी अभी ठीक हुई आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें आखिरकार समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। इन मरे हुए जीवों में वास्तव में कोई आत्मा और दर्द की कोई भावना नहीं होती है, लेकिन इसी वजह से वे निडर और पूरी तरह आज्ञाकारी है। सबसे भयानक बात यह है कि वे पिछले कुछ वर्षों में पूरे हुआक्शु साम्राज्य द्वारा जमा की गई सारी संपत्ति से जुड़े हुए हैं। वह एक संसाधन भंडार था जिसे झंग यी ने पूरी दुनिया को खंगालकर और अनगिनत प्राचीन अवशेषों को खाली करके बनाया था। जब तक तियानहाई किला खड़ा है, ये यांत्रिक सेना मैकेनिकल लीजन अमर है। उस किले को नष्ट कर दो। वही स्रोत है। कैरेन दहाड़ा। उसने युद्ध कन्याओं को दरकिनार कर सीधे तियानहाई किले पर हमला करने का प्रयास किया। क्रंच। खिंचाव की ध्वनि। 6 भुजाओं ने गहरे लाल रंग के महान गॉडस्लिंग धनुष को पीछे खींचा और गाढ़े ऊर्जा तीर बन गए, जिन्होंने दूर मौजूद तियानहाई किले पर निशाना साधा और सीधे उसकी ओर फायर किया। हालांकि 3 सुपर युद्धपोत पहले से ही तियानहाई किले के चारों ओर तैनात थे, जो हर कोण से उसकी रक्षा कर रहे थे। भारी फेस शील्ड सक्रिय हो गई और भारी ढाल ने गॉडस्लेयर धनुष के हमले का सामना किया। रंबल। ढाल हिंसक रूप से डगमगाई, लेकिन टूटी नहीं। युद्धपोत के भीतर मौजूद नुकसान नियंत्रण प्रणाली डैमेज कंट्रोल सिस्टम
ने 1 सेकंड के भीतर मरम्मत पूरी कर ली। क्या यह है एक सभ्यता का वजन? जैसे ही गुजन ने उस ऊंचे स्टील के विशालकाय राक्षस को देखा, उसके भीतर पहली बार डर की भावना पैदा हुई। वे अकेले झंग यी का सामना नहीं कर रहे थे। ये दांतों तक हथियारों से लैस एक सभ्यता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस लड़ाई को हार जाएंगे? वे ऐसे परिणाम की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्तमान रुझान ने दिखाया कि वे वास्तव में झंग यी द्वारा पीछे छोड़ी गई यांत्रिक सेना द्वारा रोक कर रखे गए थे। तो फिर क्षेत्र में नॉन और झंग यी के बीच के द्वंद्व का क्या हुआ? उन तीनों ने एक डूबती हुई भावना महसूस की और मदद के बिना चिंता करने लगे। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने अंततः झंग यी की क्षमताओं को कम करके आंका था। भले ही उन्होंने पर्याप्त तैयारी की थी, लेकिन झंग यी के पास अपने तरकश में बहुत अधिक तुरुप के पत्ते थे। अभी वे केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि अंतरिक्ष जादू के उस्ताद नॉन आमने सामने के मैच में झंग यी को हरा सके। बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के भीतर यहां की लड़ाइयां मुख्य शहर की तुलना में अधिक खतरनाक और अधिक मूक है। तोपों की आग की कोई बौछार नहीं थी, केवल नियमों के खिलाफ नियमों का मौन टकराव था। केओस, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहां खींचकर हरा सकते हो? चैप्टर 2790, फोर्ट्रेस ऑपरेशन 2, किले का संचालन 2। नॉन उस शून्य वॉइड में तैर रहा था जहां तलवार की ऊर्जा आपस में टकरा रही थी। उसके हाथ में मौजूद लाल पर्दा घूमते हुए ब्लेडों में बदल गया, जिसने आने वाली तलवार की सारी ऊर्जा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यद्यपि उसका चेहरा पीला था, फिर भी उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति के संयम और अहंकार को बनाए रखा। मैं नोल नस्ल का एक स्थानिक मास्टर, स्पेशल मास्टर हूं। इस क्षेत्र में निर्माता, क्रिएटर के अलावा कोई भी मुझसे बेहतर स्थान को नहीं समझता। तुम्हारा यह साधारण तलवार क्षेत्र मुझे फंसा नहीं सकता। यह सुनकर झंग यी ने एक गहरी आह भरी। अच्छा, तो एक और सब कुछ जानने वाला नोइटॉल आ गया है। उसने अपनी जादुई ब्लेड उठाई और नॉन की ओर इशारा किया। लेकिन अगर हम स्थानिक नियंत्रण, स्पेशल कंट्रोल की तुलना कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अधिक मजबूत हो? स्पेस कटिंग। नोरिन मौन रहा, लेकिन अचानक उसने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए। सिजल, झंग यी के पास का स्थान अचानक कांच की तरह बिखर गया और सतह पर एक अदृश्य माध्यमिक दरार, सेकेंडरी क्रैक, चमक उठी। यदि झंग यी ने तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दी होती, तो इससे वो काफी डर जाता। झंग यी बगल में कूद गया और उसके शरीर पर मौजूद वॉइड बाथरोब में लहरें उठीं, जिसने हमले के बल को नष्ट कर दिया। उसने नॉन की ओर शांत भाव से देखा, यहां तक कि उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक थी। एक अच्छी तकनीक है। काटने के लिए आयामी विस्थापन, डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट का उपयोग करना वास्तव में मात्रा के साथ लोगों पर बमबारी करने से कहीं अधिक परिष्कृत है। जादुई ब्लेड पकड़े हुए झंग यी शून्य को पार कर गया और कदम दर कदम नॉन की ओर बढ़ने लगा। उसके प्रत्येक कदम के साथ आसपास की तलवार की इच्छा और अधिक मजबूत होती गई। लेकिन नॉइन, तुम कौशल, स्किल्स पर बहुत अधिक निर्भर हो। तुम स्थान को कला के एक टुकड़े के रूप में मानते हो, इसे जटिल विविधताओं के साथ तराशते हो, लेकिन तुम स्थान के सबसे आवश्यक गुण को भूल जाते हो। ये एक ऐसा बर्तन, कंटेनर है जो हर चीज को समाहित करता है और बर्तन को तोड़ा जा सकता है। झंग यी की आंखें सिकुड़ गई और गॉडस्लेयर आर्मोर पर चमकने वाली काली और सफेद रोशनी तुरंत जादुई ब्लेड पर केंद्रित हो गई, जिससे ब्लेड के चारों ओर का स्थान ढहने लगा। द नेदर रीम इज टॉर्न अपार्ट, दी नेदर रियल्म इज टॉर्न अपार्ट। इस प्रहार का कोई दिखावटी प्रक्षेप वक्र, ट्रेजेक्ट्री नहीं था, केवल शुद्ध विनाश था। झंग यी ने ब्लेड में एंटीमैटर के निगलने वाले गुणों को भर दिया और सीधे उस क्षेत्र पर प्रहार किया जहां नॉन स्थित था।
बूम! जिस स्थानिक अवरोध, स्पेशल बैरियर पर नॉइन को इतना गर्व था, वो इस एक प्रहार के सामने कागज की तरह नाजुक साबित हुआ। शून्य की शक्ति ने स्थानिक नियमों को पागलों की तरह निगल लिया, जिससे नॉइन की सुरक्षा तुरंत ध्वस्त हो गई। क्या? नॉइन चौंक गया और तेजी से पीछे हटा। तुमने वास्तव में अंतरिक्ष के नियमों को निगल लिया? ये किस तरह की शक्ति है? ये स्थानिक विज्ञान, स्पेशल साइंस के नियमों के अनुरूप नहीं है। ये है तुम्हें निगलने की शक्ति। झंगी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। नियम? वे ऐसी चीजें हैं जिनका पालन केवल कमजोर लोग करते हैं। नीदरवर्ल्ड, नेदरवर्ल्ड की शक्ति वास्तव में एक शुद्ध स्थानिक शक्ति नहीं है। अनिवार्य रूप से झंगी का स्पेस गुण नीदरवर्ल्ड से एक संबंध है, जिसने उसे स्थान बनाने और बेहतर शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी। हालांकि नॉन की तुलना में इसमें एक मौलिक अंतर है। वो ये है कि स्थान झंगी की शक्ति का केवल एक उपांग, अपेंडेज है। असली शक्ति नीदरवर्ल्ड से जुड़ती है। लानत है! स्पेस कंप्रेशन, स्पेस कॉम्प्रेशन। नॉइन ने अपने दांत भींचे। उसके हाथ बेतहाशा हिलने लगे। उसके हाथों में मौजूद गहरा लाल लबादा फड़फड़ाने लगा और भंवरों में बदलने लगा। उसने पूरे बाउंडलेस वॉर डोमेन के भीतर बची हुई स्थानिक शक्ति को जुटाया और झंगी के चारों ओर के स्थान को अंदर की ओर अनंत रूप से संकुचित करने का प्रयास किया, ताकि उसे एक कण में बदला जा सके। टाइम, स्वैम्प, टाइम, स्वॉम्प। झंगी ने उसकी ओर देखा, लेकिन केवल धीमी आवाज में 4 शब्द कहे। फिर उसने अपना हाथ उठाया और दूर खड़े नॉइन की ओर इशारा किया। SWM ऑफ TIME, समय का दलदल, एक ऐसा समय दलदल है जो स्वयंकर्ता द्वारा एक डोमेन के रूप में बनाया जाता है। डोमेन के भीतर यह कर्ता को और कर्ता द्वारा लक्षित किए गए लक्ष्य को गति देता है, यहां समय को धीमा करता है। झंगी पहले युद्ध के लिए केवल लगभग 100 मीटर के दायरे में स्थान को नियंत्रित करने के लिए समय के दलदल का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि यदि यह तकनीक उसके बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के भीतर है, तो इसे डोमेन द्वारा बढ़ाया जाएगा और यह पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। बस नॉइन ने महसूस किया कि उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था, लेकिन उसके शरीर की हरकतें, ऊर्जा का प्रवाह और यहां तक कि स्थानिक संपीड़न की गति भी अविश्वसनीय रूप से धीमी हो गई थी। झंगी की आंखों में नॉन की हरकतें घोंघे जितनी धीमी थी। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हें हराने में क्यों सक्षम हूं? झंगी की आकृति समय और स्थान के अंतरालों से होकर गुजरी और तुरंत नॉइन के सामने प्रकट हो गई। दोनों आमने सामने थे। उनके बीच 10 सेंटीमीटर से भी कम की दूरी थी। नॉइन ने स्पष्ट रूप से झंगी की आंखों में चमक देखी। उसकी दाहिनी आंख धीरे धीरे डोलते हुए एक प्राचीन पेंडुलम जैसी थी। उसकी बाई आंख एक ब्लैक होल भंवर जैसी थी और उसकी दाहिनी आंख एक रसातल की तरह ठंडी थी। अंधेरे में प्रकाश के माध्यम से उसने अपना खुद का प्रतिबिंब देखा, जो डर से भरा हुआ एक पराजित व्यक्ति था। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास तुमसे अधिक शक्ति के आयाम, पावर डायमेंशंस हैं। तुम्हारे पास केवल स्थान की शक्ति है, लेकिन मैं समय, स्थान और यहां तक कि शून्य को भी नियंत्रित करता हूं। क्या तुम इस प्रहार को झेल सकते हो? अलविदा, स्पेस मास्टर। झंगी ने बिल्कुल नॉन के पास पहुंचकर अपना चाकू चलाया। नॉन का दिमाग जमा हुआ नहीं था, इसलिए वो केवल लाचारी से चाकू को अपने शरीर को छेदते हुए देख सकता था। उसके और झंगी के बीच की दूरी बहुत कम थी, लेकिन उसे ये अविश्वसनीय रूप से दूर महसूस हो रही थी। झंगी का चाकू उसे घोंपने के लिए काफी करीब था, लेकिन वो अपने सामने झंगी को महसूस नहीं कर पा रहा था। स्थानिक व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी और वो झंगी के निर्देशांकों की पुष्टि नहीं कर सका। यदि वह इस क्षण अपना हाथ उठाता और आगे की ओर एक शक्तिशाली मुक्का मारता, तो ये पतली हवा को उड़ाने जैसा होता। इसके अलावा समय के अंतर ने उसे प्रतिक्रिया देने के लिए और भी कम जगह दी। PFFT, जादुई ब्लेड, डिवाइन फोर्जिंग
डिवाइन रिफाइनमेंट, बिना किसी बाधा के नॉइन के दिल में घुस गई। ओह! नॉइन की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि तीव्र चुभने वाला दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। समय की प्रवाह दर सामान्य हो गई। एक तेज दर्द ने प्रहार किया, लेकिन जिस चीज ने उसे और भी अधिक हैरान कर दिया वो ये थी कि उसके शरीर के भीतर का जीवन सार, लाइफ एसेंस और स्थानिक नियम चाकू के साथ साथ काले जादुई ब्लेड की ओर बेतहाशा बह रहे थे। जादुई ब्लेड, डिवाइन फोर्जिंग, जो पेड़ में फंसी तलवार, स्वॉर्ड इन दी ट्री पर आधारित एक हथियार है, एक जैविक हथियार है जो झंगी द्वारा पहने गए व्हाइट एम्परर बैटल आर्मर के समान है। दोनों ही निरंतर उन्नति करने में सक्षम है। शेनलियन, डिवाइन रिफाइनमेंट, का अपना एलियन इंडेक्स झंगी द्वारा लगातार खिलाए जाने से बढ़कर 46,000 अंकों तक पहुंच गया था, और लक्ष्य को निगलने की शक्ति उसकी बुनियादी शक्तियों में से एक है। तुम एक हमलावर, रेडर हो। नॉइन की आवाज और कमजोर होती गई और उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। उसका स्थानिक ज्ञान, जिस पर उसे इतना गर्व था, इस क्षण निरर्थक हो गया। नहीं, मैं सिर्फ एक बेरहम कातिल हूं। झंगी ने धीरे धीरे जादुई ब्लेड को बाहर निकाला। जैसे ही ब्लेड को मांस से खींचा गया, वहां सुस्ती का एक सुखद एहसास हुआ, जिसके बाद काले खून की एक लकीर खिंच गई। जैसे ही नॉइन का शरीर धीरे धीरे नीचे गिरा, बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के भीतर का स्थान हिंसक रूप से कांपने लगा। रेड सिल्क रिम, क्रिम्सन सिल्क रियल्म, अपने मालिक को खोने के बाद इस क्षण पूरी तरह से ढह गया और आसमान को भरने वाले अनही लाल प्रकाश के कणों के रूप में गायब हो गया। ढहते हुए शून्य में खड़े होकर झंगी ने नॉइन के बिखरते हुए ओरिजिन को पकड़ लिया और तुरंत उसे परिष्कृत, रिफाइन कर दिया। अपने शरीर के भीतर नई उमड़ती हुई विशाल और शुद्ध स्थानिक शक्ति को महसूस करते हुए, वो नॉइन के जीवन भर की साधना का सार था, जिसने अंतरिक्ष के नियमों के संबंध में झंगी की पहेली के अंतिम टुकड़े को पूरा कर दिया। उसकी आभा एक भयानक गति से बढ़ गई। चैप्टर 2791, जीन वायरस 1। झंगी और नॉइन के बीच की लड़ाई बहुत तेजी से समाप्त हो गई। जब दोनों ताकतों की शक्ति में श्रेष्ठता और हीनता साफ हो गई, तो लड़ाई का परिणाम पहले से ही काफी स्पष्ट था। इसी बीच बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के बाहर लड़ाई जारी रही, और यह बेहद भीषण थी। ये अब महामानवों के बीच का एक साधारण द्वंद्व नहीं रह गया था। ये लगातार तोपों की आग के साथ एक भयंकर युद्ध था। खून से सने और विकृत नियमों वाले इस रेड सिल्क रियल्म की गहराइयों में, जो कभी प्राचीन पौराणिक कथाओं का युद्ध क्षेत्र प्रतीत होता था, उसे अब जबरन एक ठंडे और क्रूर औद्योगिक युग में खींच लिया गया था। ये एक लड़ाई नहीं थी, ये विभिन्न आयामों की सभ्यताओं का एक हिंसक विनाश था। तियानहाई किले, स्काइजी फोर्ट्रेस का भव्य धातु का आधार, जो एक प्राचीन दिव्य पर्वत जैसा दिखता था, केवल हवा में लटका हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी प्रकार के यांत्रिक जीवन, मैकेनिकल लाइफ की लय को समाहित किए हुए हो। तल पर मौजूद एंटी ग्रेविटी इंजन ने एक कम आवृत्ति वाली दबी हुई गुर्राहट उत्सर्जित की। वो ध्वनि हवा के माध्यम से नहीं फैली, बल्कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों, ग्रेविटेशनल वेव्स के माध्यम से सीधे अंतरिक्ष की नींव को हिलाकर रख दिया, जिससे उसके भीतर के हर प्राणी को लगा कि उसके आंतरिक अंग इस आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के साथ गूंज रहे हैं। नीचे पड़ने वाली विशाल छाया ने न केवल प्रकाश को अवरुद्ध किया, बल्कि टाइटन्स, वैम्पायर्स और स्पाइडर डेमन्स की आत्माओं में निराशा शब्द को गहराई से अंकित कर दिया। लंबे समय तक बाहरी लोगों का मानना था कि ड्रीमवीवर झंगी के मुख्य युद्धपोत के रूप में सबसे मजबूत विनाशकारी शक्ति रखता था। हालांकि यह धारणा पूरी तरह से गलत है। चाहे जब भी हो, झंग यी के पास जो सबसे मजबूत किला है, वो उसका अपना घर
तियानहाई किला है, क्योंकि युद्धपोतों को चलाना इतना आसान नहीं होता। उनका उपयोग मुख्य रूप से नेविगेशन टूल के रूप में किया जाता है। तियानहाई किला, जो उत्तरी सागर में अच्छी तरह से स्थित है, अपराध और रक्षा को जोड़ता है और लचीला तथा अनुकूलनीय है, वही उसका असली तुरुप का पत्ता है। समुद्री परिस्थितियों ने किले के 3 सुपर युद्धपोतों ड्रीमर, होम और स्पेस को भी घेर लिया था। वे अब स्थिर पृष्ठभूमि नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से जागे हुए स्टील के विशालकाय राक्षस थे। जहाज की सतह पर मौजूद जेट ब्लैक प्रकाशव शोषक कोटिंग ने आसपास के सभी लाल प्रकाश को निगल लिया, जिससे केवल जहाज के किनारों पर चार्ज हो रही मुख्य तोपों की कतारों से एक धुंधली, ठंडी नीली चमक निकल रही थी। वो रोशनी चकाचौंध करने वाली नहीं थी, लेकिन इसमें सितारों को नष्ट करने में सक्षम एक भयानक शक्ति शामिल थी। सुरक्षात्मक बल क्षेत्र, डिफेंसिव फोर्स फील्ड, जिसे ईहेन नस्ल और सैंड राइडर सभ्यता की तकनीकों को मिलाकर बनाया गया था, बाहरी हमलों के एक हिस्से को अवशोषित कर सकता है और उन्हें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए हमले की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ इसकी रक्षात्मक शक्ति वास्तव में सीमा, थ्रेशहोल्ड के भीतर बढ़ जाएगी। बूम बूम बूम, चीकुन चीकुन के एक आदेश के साथ मृत्यु का सिम्फनी अचानक शुरू हो गया। वे बारिश की बूंदें नहीं हैं, वे प्रकाश का एक झरना है। घने उच्च ऊर्जा बीम, एंटीमैटर विनाश बम और फेजदोलन करने वाले टॉर्पेडो, फेजोसिलेटिंग टॉर्पेडोज, एक उल्टे आकाशगंगा की तरह नीचे के अंतरिक्ष के हर कोने में अंधाधुंध फैल गए। विस्फोट की लपटें एक पल के लिए भड़क उठीं, जिससे मूल रूप से गहरा लाल संसार एक भयानक सफेद रंग में बदल गया। तीव्र गर्मी ने हवा में मौजूद खून के कोहरे को तुरंत वाष्पित कर दिया, और यहां तक कि अंतरिक्ष भी भयानक बल के भारी दबाव के नीचे कराह उठा। टाइटन कबीले का कैरन, एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसने कभी ब्रह्मांड में स्टारशिप को चीर दिया था, अब इस तूफान के केंद्र में है। दहाड़, कैरन ने एक उन्मत्त और हताश भरी दहाड़ मारी। इस क्षण वो 4 सशस्त्र युद्ध कन्याओं, आर्म्ड बैटल मेडन्स और 100 से अधिक सैंड स्वीपिंग रोबोटों से घिरा हुआ था। सशस्त्र युद्ध कन्याओं ने तेजी से उसकी युद्ध शैली के अनुकूल खुद को ढाला और अपनी रणनीति बदल दी। उनमें से प्रत्येक ने भारी कवच पहना था और युद्ध की तेज गति से घूमने वाली शैली का उपयोग किया था। भले ही कैरन बहुत मजबूत है और उसके हमले सशस्त्र युद्ध कन्याओं को तेजी से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन सशस्त्र युद्ध कन्याएं अनंत बार पुनर्जीवित हो सकती है। ये इन्हीं परिस्थितियों में था कि तियानहाई किले और कई सुपर युद्धपोतों की मुख्य तोपों से होने वाली बमबारी ने उसकी कमजोरी को पकड़ लिया। उसकी कभी प्रभावशाली दिखने वाली 6 भुजाओं में से 2 को केंद्रित तोपों की आग से उड़ा दिया गया था। टूटे हुए सिरों से कोई खून नहीं बह रहा था, क्योंकि उच्च तापमान ने घावों को तुरंत कार्बनाइज कर दिया था, जिससे केवल झुलसी हुई हड्डियों के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। यद्यपि बची हुई 4 भुजाएं अभी भी मोटी थी, लेकिन अत्यधिक भार के तहत मांसपेशियों के फाइबर पहले ही टूट चुके थे और सुनहरे रंग का दिव्य खून भुजाओं से नीचे बह रहा था, जो शून्य में गिरकर जलती हुई सुनहरी लपटों में बदल रहा था। उसका गॉडस्लेयर, ईश्वरनाशक, वो दिव्य हथियार जो एक प्राचीन विशालकाय प्राणी की रीढ़ से बनाया गया था, अब एक करुण चीख निकाल रहा था। हर बार जब डोरी खींची जाती तो वो शून्य में एक काली दरार बना देती थी। कैरन को तीर संघनित करने के लिए अपनी मौलिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता था, दुश्मनों को मारने के लिए नहीं, बल्कि केवल आसमान से बरसने वाली एंटीमैटर किरणों का मुकाबला करने के लिए। तीर और प्रकाश की किरण के बीच प्रत्येक टकराव एक चकाचौंध करने वाले छोटे सूर्य को मुक्त कर देता था। शॉकवेव्स ने कैरन के सीने पर भारी हथौड़ों की तरह प्रहार किया, जिससे उसका अटूट दिखने वाला शरीर फटने लगा। लानत है, लानत है! कैरन की आवाज विस्फोट की दहाड़ को चीरती हुई निकली, जिसमें एक अविश्वासपूर्ण आतंक और घबराहट थी।
लोहे के ये टुकड़े, इनके ऊर्जा कोर, एनर्जी कोर्स किस चीज से बने हैं? ये खत्म होने का कोई संकेत क्यों नहीं दिखाते? एक तारा भी इतनी उच्च तीव्रता वाले विस्फोट को बुझा देगा। वो इसे समझ नहीं पा रहा था। टाइटन्स के युद्ध के इतिहास में जहां तकनीकी पक्ष पर विकसित हथियार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, वहीं वे अक्सर ऊर्जा भंडार और गर्मी अपव्यय, हीट डिसिपेशन की सीमाओं से बंधे होते थे। मेरे सामने का बेड़ा मानो एक अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था। इसकी मारक क्षमता का आउटपुट इतना स्थिर था कि वह निराशा पैदा करने वाला था, जिसमें थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव नहीं था। आखिरकार टाइटन्स चाहे जितने भी मजबूत क्यों न रहे हों, वे अपने चरम पर ईहन नस्ल को पार नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके लिए इस तकनीकी शक्ति को समझना मुश्किल था। सैंड राइडर सभ्यता की विरासत एक पूरी पृथ्वी जैसी ग्रह है। युद्ध क्षेत्र के दूसरी तरफ वैम्पायर अविरा, एविल और भी अधिक नाजुक स्थिति में थी। उसका बेशकीमती ब्लड गॉड बॉडी अब अपना पूर्ण मानव रूप बनाए रखने में असमर्थ था। वो गोलियों की घनी बौछार के बीच से रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका शरीर लगातार खून के समुद्र, चमगादड़ों के झुंड और मानव रूप के बीच बदल रहा था। वो खून के समुद्र में बदल सकती थी और उसके पास लगभग अमर शरीर था, लेकिन सशस्त्र युद्ध कन्याओं ने तेजी से उसकी कमजोरियों का पता लगा लिया। विशाल शरीरों वाले ये प्राणी कार्यकारण पर आधारित हथियारों के हमलों से सबसे ज्यादा डरते हैं। सशस्त्र युद्ध कन्याओं के पास नियमों की शक्ति नहीं होती, लेकिन वे इसकी जगह अन्य तरीकों का उपयोग करती है। वह है वायरस। कई सशस्त्र युद्ध कन्याएं शुरू में खून के समुद्र में समा गई थी, लेकिन जितने समय में उनके शरीर घुले, उतने में उन्होंने अविरा के जैविक गुणों का विश्लेषण पूरा कर लिया था। इसे फिर से तियानहाई किले पर अपलोड किया गया और यह संबंधित जीन वायरस उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। एक बार जब ये जेनेटिक वायरस खून के समुद्र में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो वे अविरा के तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को बाधित कर देंगे। बेशक अविरा इसे काटने का विकल्प चुन सकती थी, लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि उसकी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं कमजोर हो जाएंगी, और हर बार जब वो खून के समुद्र से किसी सशस्त्र युद्ध कन्या को मारती है, तो ये जेनेटिक वायरस और अधिक मजबूत हो जाता है। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।